हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और एक टॉपिक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन, वो भी हम करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियोस को देखिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स को स्टडी कीजिए जिससे आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक वी हैव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई एक कर्व अज्यूम की करें, मान लीजिए अपने पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई कर्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, और इस कर्व पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करें तो वो जो टर्म अपने पास आएगी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ। तो वो जो टर्म अपने पास आती है वो होती है कि इस कर्व के अलोंग अगर हम किसी चार्ज को मूव करवाएं, मान लीजिए आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस कर्व पे मूव करवाया, तो आपको जो वर्क करना पड़ा, वर्क डन, वो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आपके पास होता है। अभी हम ये देखेंगे ये कैसे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले इसका मीनिंग, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव करवाते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसमें जो वर्क आपको करना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के नेगेटिव के इक्वल आपके पास होता है। मीन्स ये रिलेशन आपके पास ऑलवेज रहती है माइनस ई डॉट डी एल किसी भी कर्व के अलोंग इज इक्वल टू वर्क डन किसी भी लाइन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए। ओके, अब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखिए। डब्ल्यू ए बी मीन्स वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। ये हमने एक 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम अज्यूम किया है और हमने मान लिया कि ओरिजिन पे एक सोर्स चार्ज पड़ा है Q। देखिए ओरिजिन पे हमने एक सोर्स चार्ज Q अज्यूम किया है और ये एक दो पॉइंट्स A एंड B हैं और उनके बीच में हम एक कर्व अज्यूम करेंगे जिसमें A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है RA और B का पोजीशन वेक्टर है RB। और ये कोई आर्बिट्रेरी हमने कोई एक कर्व अज्यूम कर ली, A से B को ज्वाइन करने वाली ये वाली कर्व है। तो इस कर्व पे अगर आप लाइन इंटीग्रल करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, तो वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो वो प्रूव करने के लिए हमने मान लिया कि इस कर्व ए बी पे कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है क्यू नोट। हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं अज्यूम किया, इनिशियली हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट अज्यूम कर लिया जिसका पोजिशन वेक्टर आर फैक्टर है। अब देखिए क्यू नोट पे सोर्स चार्ज क्यू फोर्स लगा रहा होगा, कूलम्स लॉ से आपको पता ही है। ये क्यू नोट चार्ज हमने टेस्ट चार्ज रखा है, ये क्यू सोर्स चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर। रिपल्सिव फोर्स लग गया माई एफ अवे फ्रॉम क्यू। अब अगर आप क्यू नोट को मूव करवाना चाहते हो तो ए बी की तरफ, तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स अगर इस पे एफ फोर्स लगता रहा तो ये चार्ज रिपेल होके क्यू से रिपेल होके ये फोर्स इधर चला, ये चार्ज इधर चला जाएगा। लेकिन हमें मूव कराना है ए बी पे, तो पहले तो इसको स्टेशनरी हमें करना पड़ेगा। स्टेशनरी करने के लिए हमें इस पे एक रिवर्स फोर्स लगाना पड़ेगा जो एफ के इक्वल होगा और डायरेक्शन उसकी एफ के अपोजिट होगी। तो देखिए हमें पहले इस पे रिवर्स फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ा। वो कितना होगा, माइनस क्यू नोट ई, क्योंकि क्यू नोट ई तो इसके ऊपर फोर्स लग ही रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और हमें लगाना पड़ा माइनस क्यू नोट ई ताकि इसको हम अपनी जगह पे एक बार स्टेशनरी रख सकें, इसलिए हमने रिवर्स फोर्स लगाया। ये देखिए Q naught be the test charge at the point in place of unit positive charge, then the force F is equal to Q naught E acts along the test charge due to the source charge Q. Now
which acts radially outward and tends to accelerate the charged particle. To prevent this acceleration, equal and opposite force minus QE has to be applied on the test charge. The work done by the electric field on test charge in moving from A to B in the electric field is given by, वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किट का डॉट प्रोडक्ट. ओके, वर्क डन हमने डायरेक्टली हमने ये कहा है दिस इज ई डॉट डी एल. वैसे एक्चुअली ये क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था. देखिए ये स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ. स्मॉल वर्क आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल. आप एफ को क्या लिख सकते हो, माइनस क्यू नोट ई. आपने एफ को ये लिख दिया जो हमें अप्लाई करना है, डॉट डी एल. तो अब देखिए क्यू नोट को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस ई डॉट डी एल. इसका मतलब वर्क डन को हम ये लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी एल और बाहर अपने पास होगा क्यू नोट. तो वो ये है. अब क्योंकि हम इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे निकालना चाहते हैं तो हमने क्यू नोट को 1 कर दिया. देखिए इस स्टेप के अंदर यहाँ पर अपने पास बाहर क्यू नोट भी है, इस स्टेप में क्यू नोट भी अपने पास है. तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, वो लिख लेंगे. तो क्यू नोट भी अगर यहाँ रखेंगे फिर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे जैसा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी किया था. एफ डॉट डी एल करके हमने जब सोल्व किया तो अपने पास ये वर्क डन अपने पास आ जाएगा जो हम इससे पहले वाले डेरिवेशन में से कर चुके हैं. तो ये आ जाएगा वर्क डन. सो अब इससे हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगते हैं, ये देखिए. द इक्वेशन शोज दैट वर्क डन इन मूविंग अ test charge q naught from point A to another point B along path AB in electric field due to source charge plus q depends only on the position of these points. मतलब जो वर्क डन है वो केवल A पॉइंट और B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है. वर्क केवल A के पोजीशन वेक्टर RA पर और B के पोजीशन वेक्टर RB पे डिपेंड कर रहा है. वो इसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हमने जो चार्ज मूव कराया है वो किस पाथ पे मूव करवाया था. जैसे ये देखिए, अगर मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है अपने पास, तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से लेकर बी तक ले जाने में, ये केवल ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा. इस पे ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स पे, इस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि पाथ क्या था. चाहे आप इस पाथ पे लेके जाएं, चाहे आप इस पाथ पे लेके जाएं, चाहे आप कोई और पाथ पे लेके जाएं, आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो इक्वली करना पड़ेगा ऑल टाइम्स. सो वर्क डन डिपेंड इज पाथ इंडिपेंडेंट. ये लाइन देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड. स्टूडेंट्स, अगर फोर्स से जो वर्क हमें करना पड़ रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. और अगर पाथ पे डिपेंड करता है वर्क तो उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ा वो पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा. आपने अभी देखा कि पाथ चाहे जो मर्जी हो, ये वर्क तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड हम कहेंगे. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ही आपके पास है. अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछता भी है कि प्रूव दैट वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो आप ये प्रूव कर दें कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. तो इससे प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है. देखिए सर, अगर हम किसी चार्ज को मान लेते हैं कि किसी क्लोज पाथ पे मूव करवाते हैं, ये कोई क्लोज पाथ है, आपने यहाँ से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना शुरू किया, इस पाथ पे आप लेके गए और वापस आप यहीं ले आए, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स पे. जब आपने स्टार्ट यहीं से किया और आप फिनिश भी यहीं कर रहे हो तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास सेम ही होंगे. सो उस केस में अगर हम आर बी की जगह पर और आर ए की आर बी और आर ए अगर सेम ही आपके पास आ जाएंगे तो आपके पास ये जो टर्म होगी ये टर्म जीरो बन जाएगी और आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो. दिस इज अनदर कंडीशन सेटिस्फाइड बाई कंजर्वेटिव फील्ड. सो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आप देख सकते हो ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप. ये जो साइन है ये क्लोज लूप का होता है, ओवर ए क्लोज लूप इट इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. हाउएवर द लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज मे नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिकॉज फील्ड वेरीज विद टाइम. तो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज पाथ के लिए जीरो केवल तभी होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक फील्ड हो। तो इसका मतलब स्टैटिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस फील्ड की वजह से ही लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज पाथ जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्जेस की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि उस केस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो नहीं होगा, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक वेरिंग क्वांटिटी होगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, तो मैं इन स्लाइड्स को स्किप करता हूँ और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, जैसा कि नेम से क्लियर है आपके पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है इक्वी मीन्स इक्वल और पोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, तो उस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो उसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लिया ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी, तो वो अपने पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। डेफिनेशन से आपको क्लियर है। ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर ए बी सी डी सबके पोटेंशियल्स इक्वल हैं। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए कि आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस पता लगानी है, और वो किस वजह से है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हर जगह पर सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी हर जगह पर सेम है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको फाइंड करनी हो तो वो कैसी होगी, वो होगी एक ऐसा प्लेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 90 डिग्री पर है। तो ऐसा जो प्लेन होगा वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इस प्लेन के ऊपर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप देखेंगे तो वो सभी प्लेन्स इक्वी पोटेंशियल, उन सभी पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होगा और ये प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। आप इसके पैरेलल जितने मर्जी प्लेन बनाइए, जैसे मैंने एक और प्लेन बनाया उस पहले वाले प्लेन के पैरेलल, तो ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके भी ईच पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। लेकिन ये दोनों प्लेन्स पर आपस में पोटेंशियल इक्वल नहीं है। इस प्लेन के ऊपर पोटेंशियल हो सकता है V1 है और इस प्लेन पे पोटेंशियल हो सकता है V2 है, और वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज कम होती चली जाती है। सो V1 की वैल्यू लार्जर है यहाँ पर V2 की वैल्यू। तो V1, ये जो प्लेन है इस प्लेन पे तो हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है और वो V1 ही है, और ये जो प्लेन है इसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है वो V2 है, लेकिन V1 और V2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। सो आप ये इसमें भी देख सकते हो, ये अपने पास जितने भी प्लेन्स हैं सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, लेकिन आप खुद समझ सकते हो। अब आपसे एक बार आप वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताना कि V1 लार्जर है या V2 या V3। तो इसमें आपके पास, आप इसका आंसर खुद बताएं। तो ये हो गया अपने पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ड्यू टू आइसोलेटेड चार्जेज। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सिंगल, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉइंट चार्ज होना, कोई सिंगल चार्ज है और उसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। तो वो कैसी होगी, वो एक स्फीयर होगा, स्फेरिकल सरफेस होगी जिसका सेंटर ये गिवन पॉइंट चार्ज होगा, मतलब इस तरीके की। ये देखिए ये पॉइंट चार्ज है, तो हम जानते हैं कि इससे इक्वल डिस्टेंसेज के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल आएगी, क्योंकि हमने पीछे ये डेरिवेशन की थी, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवाई थी कि किसी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, Q/4πε0r होता है। तो इस चार्ज से अगर आप आर डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे पोटेंशियल देखोगे तो सबकी वैल्यू सेम ही होगी, Q/4πε0r। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगी, और उस सरफेस के ऊपर ईच पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इक्वल होगा, और वो कितना होगा, Q/4πε0r। तो अगर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखनी है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो ऐसी सरफेस होगी, देखिए ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस आपके पास होंगी, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी आपके पास किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर। नेक्स्ट देखिए,
अब इसमें भी जितना ये स्फीयर लार्जर रेडियस का है उतना वहाँ पर पोटेंशियल उतना ही कम है, क्योंकि एक अपने पास हम जानते हैं कि जितना 0.4 से अवे जाएंगे उतना पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कम होती चली जाएगी जितना आप अवे जाएंगे, और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस सरफेस के ईच पॉइंट पे पोटेंशियल अंदर वाली सरफेस के ईच पॉइंट पे पोटेंशियल से थोड़ा कम है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो अब तक आपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में जाना, जिससे आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में तो पता लग ही गया होगा। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डेफिनेशन ही, इक्विपोटेंशियल सर्फेस ऐसी सर्फेसेस होती हैं जिसके हर पॉइंट के ऊपर सेम पोटेंशियल होता है, और अगर एक सरफेस के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे अगर आप चार्ज को मूव करवाते हो, जैसे मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर आप इस पॉइंट से, ये पॉइंट है मान लेते हैं ए, ये पॉइंट ए से आप बी तक किसी चार्ज को लेके आते हो, ये क्यू नोट चार्ज को आप ए से बी तक ले आए, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वर्क डन जो होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर आप ए से बी तक क्यू नोट चार्ज को लेकर आना चाहते हैं ना, तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू वी ए माइनस वी पी, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो इक्वल ही है, ए पे और बी पे सेम पोटेंशियल है, तो वी ए माइनस वी बी जीरो ही होगा और आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो ये लाइन अपने पास है, नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए ये आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर आप किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना चाहते हो तो वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखना चाहते हो तो 90 डिग्री पे, यहाँ देखना चाहते हो तो 90 डिग्री पे, तो आप 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन अपने पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस से अपने को ये भी पता लग जाता है कि किस फील्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास है देन, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होगा वो स्मॉल होगा। इफ E इज स्ट्रोंगर देन dr विल बी स्मॉल, इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉल। और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होगा वो आपको लार्ज रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कितना है, इससे आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल कहाँ पर है और स्ट्रॉन्ग कहाँ पर आपके पास है। ये कैसे अपने पास हम ये कह सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होती है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। अब ये क्या है ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए अपने पास ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये अब ये जो अंदर वाली सरफेस मैंने दिखाई है, मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल है V और यहाँ पर पोटेंशियल है V माइनस डी वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है दोनों सरफेसेस के बीच में, ये मान लीजिए डी आर गैप अपने पास है। तो इन दो सरफेसेस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डी वी, और कितना गैप है डी आर। अगर आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, तो ये जो टर्म आपके पास होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल आपके पास होती है। ठीक है, अब देखिए हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में गैप कम होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंगर है, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरी जो टर्म है वो आपके पास लार्ज होगी। ये टर्म लार्ज कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर वाली टर्म स्मॉल हो, मतलब डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा ओवरऑल फैक्टर उतना ही लार्ज होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होगा वो आपके पास स्मॉल होगा। सो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके पास हैं, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक और मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए।
अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, चाहे कोई मर्जी पॉइंट लीजिए, मान लीजिए ये हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल V1 है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो हम ये मान लेते हैं इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है और वो V2 है। तो देखो जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट हुए हैं उन इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे तो पोटेंशियल अब आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट सर्फेसेज ये पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आ गई। ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल V1 होगा या V2, इसका मतलब यहाँ पर दो पोटेंशियल्स होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा तो V1 पोटेंशियल, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा तो V2, और एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो नहीं सकते, इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इस चीज़ को हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। वो कैसे? मान लिया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है पहली, अब ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल खींचूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता लगेगी। मतलब इस सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अब मैं इसी पॉइंट पर इस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, तो मैं इसके नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और इसका नॉर्मल मेरे पास आएगा इस तरफ, ये है E2। अब देखिए एक ही पॉइंट पे मेरे पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए, और ये भी हम जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारी एजम्पशन जो है कि दो लाइंस दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कट हुई हैं, ये एजम्पशन रॉन्ग है, ये कभी कट नहीं हो सकती। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको तो याद होगा हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसमें ये था कि ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, हमें जो वर्क करना पड़ता है वो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्चुअली ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज कीजिए हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर, तो उस चार्ज को मूव करवाने में हमने जो वर्क किया वो एक्चुअली उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा किसी भी चार्ज क्यू को, ध्यान रखिए यहाँ पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर किसी भी चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, मिनिमम वर्क करना पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जो पोटेंशियल था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें हम सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल होता था। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन चार्ज को, कितना भी चार्ज हो सकता है, उसको अगर लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो देखिए इसकी जो वर्क हमें करना पड़ता है ये Q इंटू वी होता है, क्योंकि V हम जानते ही हैं। ये देखिए थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट, अगर मुझे इस पॉइंट पे लेके आना है किसी चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इन्फिनिटी से लाने में हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा था ए पॉइंट तक, उसे तो हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते ही थे, और वो आपके पास था Q डिवाइडेड बाई 4πε0r यहाँ तक लाने में। या जिसे हम एक और एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते थे, इस पॉइंट पे आपके पास v किसके इक्वल था, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे v एट पॉइंट ए, उसको हम कहते थे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई Q0। सपोज कीजिए आप Q0 चार्ज को लेके आए थे, तो आपको कितना वर्क करना पड़ता था पर यूनिट चार्ज, वो यहाँ का पोटेंशियल होता था। लेकिन हमें अब पर यूनिट चार्ज नहीं देखना, हमें टोटल वर्क डन देखना है। तो अगर आप टोटल वर्क डन देखना चाहते हो तो इस टर्म को Q0 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये वर्क डन आ जाएगा। मतलब इन्फिनिटी से लेकर ए तक लाने में आपको जो वर्क करना पड़ा दैट विल बी इक्वल टू Q0, मतलब जो चार्ज आप लेकर आए हो Q0 इंटू Q0 मल्टीप्लाइड बाई VA, उस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी और वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। Q0 इंटू पोटेंशियल, वो टोटल वर्क डन के इक्वल आपके पास हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब है आपके पास, अगर आप कोई आपके पास दो चार्जेज हैं, मतलब एक चार्ज Q1 है जो ये पॉइंट पे रखा हुआ है,
और एक चार्ज Q2 है जो B पॉइंट पे रखा हुआ है, और अब आप इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। तो देखिए वो है यही आपके पास कि इस सिस्टम में चार्जेस को लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, मतलब इन्फिनिटी से लेकर इन दोनों चार्जेस को लाने में आपको जो टोटल वर्क करना पड़ा वो ही आपके पास पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको हम कुछ पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। आप ये देखिए, मान लिया कि पहले हमारे पास ये Q2 चार्ज भी नहीं था, हमारे पास केवल Q1 चार्ज था। हम इन्फिनिटी से लेकर A पॉइंट तक Q1 चार्ज को लेकर आए, और ये A पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, कोई और चार्ज था ही नहीं यहाँ पर, तो हमें किसी के अगेंस्ट इसको नहीं लाना पड़ा। ये वैक्यूम में हम इसको इन्फिनिटी से लेकर A पॉइंट तक ले आए, तो Q1 को लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जब आप इसके पास Q2 को लेके आओगे इन्फिनिटी से, तब Q2 को लाते टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम Q1 उसको रिपेल कर रहा होगा। ये देखिए, मान लीजिए आप Q2 को इधर से इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे इस तरफ, तो वो Q1 उसको रिपेल कर रहा था, उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको Q2 को इसके पास लाना पड़ा। इसलिए इस बार आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क करना पड़ेगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी। ये देखिए, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1, बी का पोजीशन वेक्टर R2, तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने में। अब मान लिया दोनों में जो गैप है ए और बी में, वो गैप आप R से रिप्रेजेंट कर लो, और वेक्टर की फॉर्म में देखें तो वेक्टर की फॉर्म में ये R2 माइनस R1 आपके पास है ये वेक्टर। तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू Q1। देखिए मैंने आपको पहले बताया, इस पॉइंट यहाँ पर आपको चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो हो गया यहाँ का पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल इतना था। ये देखिए, ए को लाने में, Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा Q1 को लाने में, लेकिन Q2 को लाने में वर्क करना पड़ा, क्योंकि बी पॉइंट पे ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल था। हमें कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू बी पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू Q2। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास जो होगा वो Q1 चार्ज की वजह से होगा, और वो कितना होगा आपके पास, बी पॉइंट पे पोटेंशियल आपके पास है वी बी इज इक्वल टू, क्योंकि Q1 चार्ज की वजह से है, और पोटेंशियल आपके पास है Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस ए बी, और डिस्टेंस ए बी को मैंने लिख दिया R2 माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर। ये है बी पॉइंट पे पोटेंशियल। तो आपको वर्क कितना पड़ा Q2 करना पड़ा Q2 को लाने में, बी पॉइंट का पोटेंशियल इनटू चार्ज जो आप लेके आए हो, और चार्ज आप लेके आए हो Q2, तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा इन दोनों चार्जेस को लाने में। देखिए Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, लेकिन Q2 को लाने में इतना वर्क करना पड़ा आपके पास, तो यही टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा, और वो इस एक्सप्रेशन में आपके पास लिखा हुआ है, तो ये भी अपने पास हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो R2 माइनस R1 को आप R12 भी कह सकते हो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अब देखिए, सपोज कीजिए आपके पास 3 चार्जेज हैं, ये मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि पहले हम Q1 को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। फिर देखो, Q1 को लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हम पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, भी तीनों चार्जेज को यहाँ लाने में हमें जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वही पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले मानते हैं कि हम अकेले Q1 को इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। अब इन्फिनिटी से Q1 को लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, तो पहला वर्क डन हो गया 0। उसके बाद हम Q2 को लेकर आए हैं। अब Q2 को लाए हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर Q1 पड़ा था और Q1 उसे रिपेल कर रहा था, और हमें कितना वर्क करना पड़ा ये हम अभी अभी पिछली एक्सप्रेशन में देख के आए हैं, वो आप इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हो। ये था Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, जहाँ पे R12 हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच का गैप था। चलो ये Q2 को लाने में होगा। अब देखता हूँ मैं Q3 को और लेके आया, जैसे Q3 को और इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आए, तो अब हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ा, क्योंकि Q3 को हम Q1 के पास भी लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी से जब लेके आए तो Q1 भी उसे रिपेल कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा। और जब इसको इन्फिनिटी
से लेकर आए तो आपको Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा। तो इस बार आपको डबल वर्क करना पड़ा है, एक Q1 के अगेंस्ट और एक Q2 के अगेंस्ट। तो इस बार टोटल Q3 को लाने में कितना वर्क हुआ, मैं पहले सिर्फ ये लिख रहा हूँ क्योंकि Q2 के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ा था वो हम पहले लिख चुके हैं। तो Q3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, पहले देखते हैं कि Q3 को Q1 के पास लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। दैट इज इक्वल टू Q1 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। ये R13 ये गैप है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये हो गया Q3 को Q1 के अगेंस्ट पास लाने में, इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ा। अब देखो ये Q3 तो Q2 के भी पास आया है, तो इसके अगेंस्ट लाने में भी हमें वर्क करना पड़ा होगा। वो कितना है, वो ये रहा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये R23 ये गैप है। तो चलो देखिए, Q1 को लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं। फिर Q2 को लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ा था। Q2 को लाने में हम Q1 के पास लेके आए थे, तो Q2 को लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ा था Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12, हमें इतना वर्क करना पड़ा। फिर Q3 को लाने में हमें इतना वर्क करना पड़ा W3, क्योंकि हम Q3 को Q1 के पास भी लेके आए हैं तो ये वर्क करना पड़ा, Q3 को Q2 के पास लेके आए हैं तो ये वर्क करना पड़ा, इन दोनों को जोड़ दिया। तो पूरे सिस्टम को असेंबल करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, इन दोनों वर्क को ऐड कर देते हैं, वो आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन हमें जो करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये डेरिवेशन अपनी हो गई है, आप इसको दोबारा से करके देख सकते हो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी पूरे सिस्टम की। ये देखिए Q1 Q2 की पोटेंशियल एनर्जी, ये Q1 Q3 की पोटेंशियल एनर्जी और ये Q2 Q3 की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था 3 चार्जेज की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है पूरे सिस्टम की। अब नेक्स्ट टॉपिक है n चार्जेज की वजह से। जैसे हमने 3 चार्जेज की वजह से किया वैसे ही हम n चार्जेज की वजह से भी कर देंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि पेयर्स कितने बन रहे हैं। जब ये 3 चार्जेज थे तो आपके पास 3 पेयर बने थे, Q1 Q2 का, Q1 Q3 का, Q2 Q3 का। ऐसे ही अगर आपके पास 4 चार्जेज होते तो 6 पेयर बनते। अगर 4 चार्जेज होते तो 6 पेयर बनते। आपको सिर्फ ये देखना है कि दो दो के पेयर कितने बन रहे हैं। एक्चुअली इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपके पास है, अभी कितने पेयर बनेंगे। अगर आपके पास 4 चार्जेज है तो 6 पेयर्स ऐसे बनेंगे 4C2, क्योंकि 4 डिफरेंट चार्जेज हैं और आप नंबर ऑफ पेयर्स बनाना चाहते हो तो वो आपके पास बनेंगे 4C2। अगर आपके पास 5 चार्जेज का सिस्टम है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 5C2। तो ये आप इतने पेयर बनाकर डिफरेंट जैसे Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 फिर Q2 Q3 Q2 Q4 Q3 Q4 ऐसे करके आप पेयर्स बना लीजिए और सबकी पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर लीजिए, तो वो n चार्जेस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एरिया वेक्टर। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।